अगले 48 घंटे में दुनिया अमेरिका का तूफान देखेगी। ईरान की तबाही की पहली किश्त शुरू हो गई है। ट्रंप तेहरान को फ्लैट कर देंगे और खार्क द्वीप पर कब्जा कर लेंगे। अमेरिका ने पहली बार अपने उस एयरक्राफ्ट को एक्टिव कर दिया है जिसके अंदर न्यूक्लियर अटैक का पूरा सिस्टम है और इसे ईरान की तरफ भेजा जा रहा है। यह दावा किया है फॉर्मर एम्बेसडर दीपक वोहरा ने। ये 2003 जब सद्दाम हुसैन पर हमला हुआ था उसके बाद सबसे बड़ा ये एयरक्राफ्ट का ग्रुप है, फ्लीट है जो जा रहा है और इनके साथ टैंकर्स भी हैं। ये अमेरिका का 10,000 किलो का बॉम्ब है, 10,000 किलो का। ये बहुत शक्तिशाली है। दीपक सर 8 देशों के राजदूत रहे, कूटनीति में, अर्थशास्त्र में लंबा अनुभव है और आज के पॉडकास्ट में उन्हीं के साथ ये बातचीत। और मैं परेशान हूं ये सुनकर कि ये जो जहाज है, जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है अमेरिका के राष्ट्रपति का, ये भी मिडिल ईस्ट की तरफ जा रहा है। दोस्तों, ट्रंप की 48 घंटे की धमकी खत्म होने वाली है और इसी के साथ ही क्या पूरी दुनिया के अंदर एक तबाही, एक तूफान की शुरुआत होने वाली है। ट्रंप का अगला कदम क्या होने वाला है और दुनिया पर इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। ईरान का तेहरान भी अब क्या धुआं धुआं हो जाएगा, इसे ही समझेंगे। आज हमारे साथ फॉर्मर एम्बेसडर दीपक वोहरा सर मौजूद हैं। सर, आपके मैं क्या बताऊं, जितने कमेंट्स आए उसमें बहुत सारे लोगों ने लिखा कि सर को आप प्लीज रेगुलर बुलाया करिए, हम उनकी वीडियोस आपके चैनल पर देखते हैं। सर, एक बार फिर आप हमारे कहने शुक्रिया पर जुड़े। थैंक शुक्रिया। यू सो मच फॉर कमिंग। सर, ट्रंप की 48 घंटे की अब डेडलाइन खत्म हो रही है। उन्होंने अमेरिकी समय अनुसार रात 8 बजे का समय दिया मंगलवार, और भारत के अनुसार यह सुबह 5:30 बजे कल खत्म हो जाएगी। लेकिन इजरायल ने उससे पहले ही चेतावनी जारी कर दी है कि तेहरान या फिर पूरे ईरान के अंदर जो भी लोग रेलवे स्टेशन या फिर बसेस या फिर किसी तरीके के सफर करते हैं तो प्लीज वो ऐसी जगहों पर ना जाएं। तो क्या इसका मतलब समझें कि अब काउंटडाउन शुरू हो गया है तबाही का? बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। आपके साथ होता हूँ बेटा, बहुत अच्छा लगता है और जो आप प्रश्न पूछते हैं बहुत गहरे होते हैं, सोच समझ के जवाब देता हूँ। आज हम बात कर रहे हैं, ईरान एक तरफ है और इजराइल अमेरिका दूसरी तरफ है। दो चीजें इसमें बहुत अहम है जिनका जल्दी से हम उसका जिक्र करते हैं। पहली चीज जो है कि ट्रंप साहब ने जो अपना भाषण दिया था, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, देश को संबोधित भी किया था, उसमें उन्होंने कहा है कि अब मैं उनको आज शाम अमेरिका टाइम, ईस्टर्न टाइम जो कहते हैं, 8 बजे तक का समय दे रहा है। यानी भारत का टाइम कल सुबह 5:15 5:30 बजे तक का वो दे रहा है। उसके बाद कहता है कि मैं भस्म कर दूंगा ईरान को। मजेदार चीज ये, इजराइल ने जो आपने जिक्र किया है, ईरानी नागरिकों से कहा है कि आप ट्रेन से और मेट्रो से आप सफर ना करें या बस से ना करें, क्योंकि इसका मतलब है हम आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को खत्म कर देंगे। दूसरा, ईरान के किसी मंत्री ने अपने सिटीजन से कहा है कि आप एक ह्यूमन चेन बनाइए हमारे पावर पॉइंट्स के, क्योंकि अमेरिका, क्योंकि उसके दिमाग में यह है कि अमेरिका निहत्तों पर वार नहीं करेगा। अरे वाह, मैंने तो सोचा था अमेरिका तो बड़ा शैतान है, डाकू है, चोर है, सब लोगों को मारता रहता है। ये कहाँ से नौटंकी आपने शुरू कर दी कि अमेरिका निहत्तों पर वार नहीं करेगा। आप तो अपने जो बच्चे प्रोडक्ट वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे, आपने तो कई हजार मार दिए थे। आप तो हॉस्पिटल्स में भी घुस गए थे, आपकी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड को, डॉक्टरों को मारा, नर्सिस को मारा, बच्चों को मारा। दूसरा, 38-39 दिन हो गए आपका इंटरनेट डाउन है, लॉन्गेस्ट शटडाउन ऑफ इंटरनेट इन मानव इतिहास। आप जाने, अपने लोगों को आप नहीं चाहते कि उनको जानकारी मिले कि बाहर क्या हो रहा है। तो ये सब संकेत है कि आप डर गए हैं, आप बौखला गए हैं, क्योंकि ट्रंप अब आपको ठोक रहा है। उसने तो कहा है कि कुछ देर के बाद, 12-15 घंटे के बाद मैं कहर बरसाऊंगा, लेकिन शुरू कर दिया है। सो मेरा मानना अपना ये है, तेहरान डिफाइंड जरूर होगा, वो अकड़ेगा और भड़काएगा ट्रंप को, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तेरी दादी की नानी की परदादी को ये कर दूंगा। आप में दम नहीं है कुछ करने का। ईरान सबसे पहली गलती ये कर बैठा ना, आपने खाड़ी के देशों पर हमला किया है, और अब जो कल अटैक होगा, और ये मैं जानकारी के आधार पर कह रहा हूं, उसमें सऊदी अरेबिया, यूएई, जॉर्डन के हवाई जहाज भाग लेंगे। इसका मतलब आप लोग भी जंग में उतर आए हैं। दूसरी चीज, जब ये जंग समाप्त हो जाएगा, और ये बहुत जल्दी हो जाएगा, ईरान के अंदर जो भी नई सरकार आएगी वो कहेगी भाई ठीक है, हम झुके नहीं, हम रुके नहीं, लेकिन मार हमने बहुत खाई है, बस कर, बहुत पीटा तूने हमको, बहुत रुक जा, आप देखते हैं क्या हो सकता है। उन्होंने कोई अपना 10 पॉइंट प्लान भी बना दिया है और दे दिया है
अमेरिका को कि आप कभी हम पे फिर हमला नहीं करेंगे, और $2 मिलियन जो शिप जाएगा हॉर्मुज से, उससे हम पैसे लेंगे, इससे हम रिकंस्ट्रक्शन करेंगे। पहले कहते थे आप हमें पैसे दोगे कि हमारी जो बर्बादी हुई है उसको ठीक कर, अब कहते हैं हम ये पैसे लेंगे। यानी हॉर्मुज आपका है, आप चाचा बन गए उसके, जबकि वो इंटरनेशनल वाटरवे है और किसी को अधिकार नहीं है वहां पर चुंगी कलेक्ट करने का या उसको रोकने का। ईरानी, मैं आपको बता देता हूँ सर, बेवकूफ है। जब मैंने उनसे बात करने की कोशिश की थी, मेरे घर के बहुत करीब है उनका दूतावास, बहुत से ईरानी मेरे दोस्त भी हैं, बात की, मैंने कहा तुम क्या करोगे जब ऐसी, अजी इंशाअल्लाह हम ये कर। यार देखो, अल्लाह बहुत ग्रेट पर्सन है, ग्रेट भगवान है, लेकिन वो बिजी है, वो आके लड़ेगा नहीं आपके लिए, ये लड़ना आपको खुद है। तो ये बेवकूफ़ी की चीज़ें अपने लोगों को सिखाते रहते हैं, चूरन। आपका भी एक पड़ोसी है जिहादिस्तान, शायद उसको आतंकिस्तान या कुछ और कहे, नहीं, उसका नाम है पाकिस्तान, क्षमा कीजिए। तो वो जिहादिस्तान जो है, वो भी ऐसी बातें अपने लोगों को ये चूरन खिलाता रहता है। सो मेरा अपना मानना है कि ईरान अब मार खा खा के तंग आ गया। मुझे मालूम नहीं बेटा कि आप कभी बॉक्सिंग रिंग में गए हो कि नहीं, मैं गया हूँ। जब मैं छोटा होता तो बहुत मजा आता जी। था। 2 फाइटर होते हैं, एक रेफरी होता है और जज बाहर होते हैं, फिर नंबर देते हैं, ये राउंड ये जीता, ये राउंड ये जीता। और जब 3 मिनट के बाद राउंड खत्म होता है, घंटी बजती है, तो हम अपने कॉर्नर में जाके बैठ जाते हैं। ये मैंने देखा है, मेरे साथ हुआ है। तो जो रेफरी है वो पहले आके आपकी आंखों में ऐसे करके देखता है, फिर वो क्या करेगा, कान में देखेगा, फिर नाक में देखेगा, फिर बोलेगा मुंह खोलो, खून तो नहीं आ रहा, और फिर अपनी उंगलियां आपके सामने करता है, कितनी है, 1 2, अगर उसने ऐसा किया और आपने कहा 18 उंगलियां हैं, कहेगा इसका भेजा फ्राई हो गया, वो रोक देगा लड़ाई को। ईरान के साथ भी वही हो रहा है। रुक जाना चाहिए, अब उसको कह देना चाहिए बस बहुत हो चुका है। ये पुरानी कहानियां सुनाते हैं यहाँ जो मुल्ले बैठे हुए हैं भारत में, जिनको कोई आइडिया, सिविलाइजेशनल स्टेट है, ये करेगा वो करेगा, कुर्बान हो जाएगा। अरे कुर्बान होने से क्या मिलेगा तेरे को? टाइगर, एक चीज याद रखना बेटा, जंग जीती नहीं जाती अपने देश के लिए मर के, जंग जीती जाती है दूसरे को उसके देश के लिए मरने पे मजबूर करिए, तब जंग जीतिए। अगर आप मर जाओगे तो फिर क्या जीतोगे जंग? तो ये चीजें जो हैं, सच्चाई ये है। और अब आप देखेंगे कि ईरान पर बहुत जोर से हमला होगा। ये भी मैंने सुना है कि ये, इनफैक्ट ये मुझे जो खबर आई है, दिस इज नॉट गुड न्यूज। न्यूज ये है कि अमेरिका का एक जहाज है, मैं आपको समझाता हूँ। वॉशिंगटन के करीब एक जगह है, एंड्रूज एयरफोर्स बेस, वहां पर एयरफोर्स वन, अमेरिका के राष्ट्रपति का जहाज होता है, वो काफी करीब है वॉशिंगटन के। मैं गया हूँ, बैठा भी हुआ एयरफोर्स वन में, बहुत साल पहले की बात है। तो क्या होता है कि जब ये वहां पर जो जहाज होते हैं, तो एक दूसरा जहाज है, एयरफोर्स वन, तो वहां एक दूसरा जहाज है, उसे उसको कहते हैं E4B नाइट वॉच, डूम्सडे जहाज। ये एक मॉडिफाइड बोइंग है। अमेरिका के ऊपर अगर परमाणु हमला होता है तो अमेरिका का राष्ट्रपति इस जहाज में उड़ जाता है, और पूरा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर इस जहाज में, वहां से बैठे बैठे उसके ऊपर परमाणु हमले का असर नहीं पड़ता, लेकिन इस जहाज के अंदर बैठे बैठे, जिसको डूम्सडे प्लेन भी कहते हैं, वो पूरा जंग कंट्रोल करता है। अब मेरे को बताया गया है, और मैं परेशान हूं ये सुनकर, कि ये जो जहाज है, जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है अमेरिका के राष्ट्रपति का, ये भी मिडिल ईस्ट की तरफ जा रहा है। अब इसमें बेटा क्या होने ओहो। वाला है ये मुझे मालूम। दूसरा, अमेरिका के ढेर सारे जहाज, 2003 में इसी टाइप का एक हवाई जहाज फ्लीट गई थी इराक की तरफ, और सदाम ने कहा अरे देख लेंगे क्या करते हैं, फिर पता लग, देख लिया उसने क्या कर, मार मार के उसकी नानी की दादी की परदादी उसको याद करा दी थी। ये 2003 जब सदाम हुसैन पे हमला हुआ था, उसके बाद सबसे बड़ा ये एयरक्राफ्ट का ग्रुप है, फ्लीट है जो जा रहा है, और इनके साथ टैंकर्स भी हैं, यानी इनको रुकने की जरूरत है, हवा में रिफ्यूलिंग होकर चलते जाते हैं। ये तो है ट्रांसपोर्ट प्लेन में, टैंक है, ये है वो है। लेकिन दूसरी चीज सर, जो फाइटर, जो लड़ाकू विमान है, वो यूरोप के ऊपर उड़ के जा रहे हैं, वो भी इंग्लिश पहुंच गए होंगे अभी तक। और वो जो फ्रांस का राष्ट्रपति कहता है, ब्रिटेन वाला कहता है, इटली वाली मैडम कहती है हम अपनी एयर स्पेस को यूज नहीं करने देंगे। और टाइगर, दिल के खुश रखने को ये ख्याल अच्छा है। क्या तू अपने जेट उड़ाएगा, अमेरिका से भिड़ेगा? क्या ब्रिटेन करेगा? वो 2 तेरे पर बम फेंकेंगे और तुम्हारी सारी फूक निकल जाएगी। तो ये कहने की चीजें बड़ी अच्छी होती हैं। इनसाइड देयर हार्ट्स, दिल के अंदर ये सभी देश चाहते हैं, नेटो के जितने हैं, हाँ, ट्रम्प से नाराज हैं कि वो बड़ा अब्रेसिव आदमी है, गाली गलौज करता है, इनको बच्चों की तरह ट्रीट करता है, बैंत मारता है इनको। लेकिन इनसाइड, डीप इनसाइड, ये सब जानते हैं कि ईरान को अगर सबक सिखाना है और हमेशा के लिए नपुंसक करना है, केवल अमेरिका कर सकता है। ये सब उसका समर्थन करेंगे। और अब जो मेरे दोस्त हैं सऊदी अरेबिया के, वो रिटायर्ड पायलट हैं, उन्होंने कहा इस बार हम भी उतर आएंगे जंग में, यानी कोalition बन चुकी है।
नेटो गया अमृतसर के छोले खाने ट्रम्प साहब के विचार में। जब ये जंग खत्म होगा, वो एक बनाएगा नेटो टाइप अलायंस मिडिल ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट एशिया में, तो वो होगा अमेरिका गल्फ अलायंस। और वहां पर ये जो अच्छा। देश हैं, जहां पर अमेरिका के बेसिस हैं, जो अमेरिका पर डिपेंड करते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, वो उसके हिस्सेदार होंगे। एक सवाल जिसका मुझे कोई जवाब नहीं दे पाता है, जो मैं पूछता हूँ कि ये अमेरिका के बेसिस यहाँ पर क्यों है? क्योंकि अमेरिका को रेत बहुत पसंद है अमेरिकन सिपाहियों को, या वहाँ की फैमिली लाइफ बड़ी पसंद है, या वहाँ के नाइट क्लब बड़े पसंद, वो तो इस्लामिक मुल्क है। तो ये क्या कर रहे हैं वहां पर? ये वहां पर इसलिए है कि खाड़ी के देशों को अगर डर लगता है, वो इसराइल से नहीं, इसराइल से तो दोस्ती कर लिए, डर लगता है ईरान से। और ईरान जो 1800 किलोमीटर दूर है, वहां वो चौधरी बना फिरता है। ये जंग शुरू नहीं हुई थी 28 फरवरी, ये जंग शुरू हुई थी जब हमास ने हमला किया था इसराइल के ऊपर। बार बार कहता हम्म। रहता है ईरान के यहूदियों को जीने का अधिकार नहीं है। आदर्श बेटा, क्यों नहीं है? मेरे एक्सटेंडेड परिवार अमेरिका में, मेरे पास एक यहूदी दामाद है, मार दूं उसको कि तेरे को जीने का अधिकार नहीं है? ये ईरानी कहते हैं इसराइल को जीने का अधिकार नहीं, मिटा दो। इसराइल तो ये नहीं कहता कि ईरान को मिटा दो, वो तो कहता मुल्लों को दफा करो यहाँ से। तो जब आपकी इस प्रकार के विचार होते हैं, आई एम सॉरी, मैं तो भारतीय हूँ, मैं सनातनी हूँ, हम सब धर्मों को स्वीकार करते हैं। मैं कभी ऐसा नहीं सोच सकता कि एक धर्म के लोगों को जीने का अधिकार नहीं है। ये किसने बोला? कुरान में लिखा है ये? अगर है तो आप उस पर अमल मत करिएगा, क्योंकि यहूदी उतने ही भगवान के बच्चे हैं जितने हम सब बाकी हैं। सो ये सारी चीजें जो मैं देख रहा हूँ, जो सुन रहा हूँ, मुझे मालूम है कि अगले 10, 12, 15 घंटे निर्णायक होंगे। एकदम खत्म नहीं होगा, एक घंटे में सब खत्म नहीं हो जाएगा, लेकिन अगर वो बॉम्ब फेंकने का, खास तौर से उसका B2 बॉम्ब, ये भी मैं आपको बता देता हूँ तिवारी साहब, जो लोग आपका प्रोग्राम देखते हैं वो समझेंगे। B2 बॉम्ब, इसको मैसिव ऑर्डिनेंस एयर ब्लास्ट कहते हैं। ये अमेरिका का 10,000 किलो का बॉम्ब है, 10,000 किलो का। ये बहुत शक्तिशाली है। एक बार सिर्फ कॉम्बैट में, लड़ाई में इसका प्रयोग किया था 10 साल पहले अफगानिस्तान में, इस्लामिक स्टेट के जो सुरंगों में घुसे हुए थे उनको खत्म करने के लिए। क्या होता है इस बॉम्ब से? इसका कोई नाम भी है, GPU-15 या कुछ पता नहीं क्या है, 64 ऐसा ही कुछ है, लेकिन इसको मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स भी कहते हैं, MOAB, मैसिव ऑर्डिनेंस एयर ब्लास्ट। ये जमीन पर गिरने से पहले फटता है, और जब ये फटता है सुरंग के मुंह पर, अंदर बॉम्ब नहीं जाता, बॉम्ब तो वहीं फटेगा, लेकिन फिर एक रंबल आता है, भूकंप आता है। 1 to 10 रिक्टर स्केल से ये 50 तक या 100 तक पहुंच जाता है। जब मैंने वीडियोस देखी हैं क्या हुआ था जब इन्होंने अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट के अगेंस्ट यूज किया था, वर्णन नहीं करना चाहता, इतना बता देता हूँ, कलेजा बाहर निकल आता है, गुर्दा मुंह में फंस जाता है, क्योंकि बॉडी ऐसे कांपती है, वो ले नहीं सकती। और अगर अमेरिका ने इसका प्रयोग किया ईरान की सुरंगों में, केव्स में, जहां जहां ये छुपते हैं, बंकर्स में, बहुत नुकसानी हो। और ये जहाज तैयार हैं डिएगो गार्सिया से उड़ने के लिए। यानी ये जो तैयारी हो गई है पूरी, आप जो मर्जी कहिए नहीं करेगा ट्रंप, ये करता है वो करता है, ये ट्रंप जरूर करेगा और ईरान को 50-100 साल पीछे कर दे। वो बाकी आप जितना ओ बहुत अच्छा देश है, बड़े अच्छे लोग हैं, वो सब हम जानते हैं, हम सब बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन जब जंग होती है, जब हमास ने हमला किया था इसराइल पे, 1200 बच्चों को, औरतों को, लोगों को मार दिया था, एक ईरानी ने आलोचना नहीं की थी। जब हिजबुल्लाह ठोकता है इसराइल को, आप चुप बैठे, हूती जब करते हैं आप चुप बैठे, हूती तो फिर फुदक रहे हैं। जब ईरान को मार पड़ेगी, मेरी बात सुन लीजिएगा, हूती जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे ट्रंप के सामने, भाई मेरी क्या गलती है, मुझे तो माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भारी भूल हो गई, मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगा। क्योंकि ईरान का समर्थन है जिसके जरिए पे ये फुदक रहे हैं, हिजबुल्लाह भी हाथ जोड़ देगा, ये आप देखेंगे। लेट्स वेट, ये बहुत क्रिटिकल टाइम है। मैं आज सारी रात जागता रहूंगा, देखना चाहता हूँ कि ये क्या करता है। ये मैंने पहले देखा था सर, ये अफगानिस्तान में देखा था 9/11 के बाद, जब उन्होंने कंधार में ठोका था, काबुल में ठोका था इनको, तालिबान को, उसामा बिन लादेन हमें वापस करे, वो बोले नहीं जी हमारा कोड है, हम नहीं देंगे। और जब ठोकना शुरू किया तो ये तालिबान कभी इधर भाग रहे थे कभी उधर, और जाके अमरीकियों से कहते हैं यार जितने अफगानिस्तान में लोग हैं जिनका नाम उसामा है सबको ले जाओ।
तो हमें बख्श दो, हम और मार नहीं खा सकते। लेकिन उस समय अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी डोनाल्ड रम्सफेल्ड थे मेरा ख्याल, मैं अमेरिका में ही था। तो उन्होंने कहा हम सरेंडर को नेगोशिएट नहीं करते। उनका भी घमंड था। मार-मार के तालिबान की नाक में दम कर दिया था। वही ईरान के साथ होगा। बेटा मैं झुकूँगा नहीं, मैं रुकूँगा नहीं, पर मेरी मार खाने की क्षमता कितनी है, हुँ। इसका आप सर सर हमने लगभग 5-6 बार अब तक चर्चा की है, मैं आपसे लगातार जुड़ा हूँ। हमारे दर्शकों ने भी आपके साथ चर्चा सुनी है। लेकिन पहली बार दीपक वोरा सर को मैं इतना गंभीर देख रहा हूँ, इतने चिंतित आप नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपने बताया कि अगले 48 घंटे पूरी दुनिया के लिए बहुत खतरनाक हो सकते हैं, जो सोचा नहीं था। तो क्या तेहरान को अब टारगेट किया जाएगा? क्या जो हिरोशिमा था, तो अगला तेहरान क्या हिरोशिमा बनने की कगार पर है? जैसा आप बता रहे हैं कि बड़े-बड़े बॉम्बर हिरोशिमा और ऐसे-ऐसे नागासाकी बॉम्ब का हाँ, इस्तेमाल होगा। हिरोशिमा नागासाकी को चुना इसलिए गया था वो न्यूक्लियर बॉम्ब बता रहे। उससे पहले जब अमेरिकन फोर्सेस ने हमला किया था जापान पर, वही जगह है इवो जिमा, बहुत मार हुँ, पड़ी थी अमेरिकियों को। उन्होंने कहा वैसे नहीं हम जा सकते, हमारे सोल्जर्स मरते जा रहे हैं। तो फिर वो न्यू मैनहट्टन प्रोजेक्ट उसको कहते थे, वो डिस्कस कर रहे थे। फाइनली उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब वहां फेंका। आप सवाल पूछ सकते हो जर्मनी पे क्यों नहीं फेंका, क्योंकि जर्मनी तो बड़ा दुश्मन था, क्योंकि जर्मनी यूरोप में है, जापान तो एशिया में है। वो व्हाइट श्वेत लोग नहीं है, मेरी तरह ब्राउन है या येलो है, जो भी है उनको ठोका था। मैं बेटा परेशान इसलिए हूँ, थोड़ा सा मैं घबराया हुआ हूँ कि मेरा नहीं ख्याल कि एकदम से वो न्यूक्लियर बॉम्ब फेंकेगा, क्योंकि वो चाहता है ईरान के तेल को कंट्रोल करना। और अगर आपने वहाँ हुँ, न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दिया तो फिर 1000 साल के लिए कोई रह नहीं पाएगा वहाँ पर। पर वो जो करेगा वो मैं जानता हूँ। वो जो खर्ग आइलैंड है जहाँ लोग बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं, खर्ग में तो भगवान भी नहीं जा सकता, ये है, वो है। पहले वो खर्ग को ठोकेगा। और ये जो मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स हैं, जो सुरंगों के अंदर बहुत भयंकर इसका इम्पैक्ट होता है, ये वहाँ पर डालेगा। वहाँ बहुत सारी सुरंगें हैं और केव्स हैं और बंकर्स हैं, वहाँ फेंकेगा। ईरानी भागेंगे वहाँ से, उनको ठोकेगा और खर्ग को या तो ये बर्बाद कर देगा, जहाँ पे उनका तेल स्टोर होता है ना, वहाँ प्रोडक्शन तो है नहीं, वहाँ तो सिर्फ पाइपलाइन्स आती हैं। उसको खत्म कर देगा कि ये जितना तेल गया, गया। उसके बाद अमेरिकन कंपनीज आएंगी, वो खर्च को सही करेंगी, वो तेल निकालेंगी, हाँ, वो तेल बेचेंगी, जो वेनेजुएला में कर रहे हैं, जो इराक में किया था, और उसके साथ अपना मुनाफा कमाएंगे। याद रखिए डोनाल्ड ट्रंप बिजनेसमैन है जो प्रेसिडेंट बना, वो प्रेसिडेंट नहीं है हुँ, जो बिजनेसमैन बना। वो तो कहता है आई एम अ बिजनेसमैन, आई एम अ बिजनेसमैन। तो अब जो हर चीज बात करता है डील, बिजनेसमैन होते हैं ना जो डील की बात करते हैं। हाँ, तो ये मेरे को लगता है कि अ, मुझे लगता है अब, आई होप आई एम रॉन्ग। 2 चीज़ें होती हैं, एक मन कहता है, एक दिल कहता है। मेरा दिल कहता है कि शायद ट्रंप एक्सटेंड कर देगा डेडलाइन, लेकिन एक्सटेंड करने का फ़ायदा क्या है? ईरान तो झुकेगा नहीं, कभी हुँ, मानेगा नहीं। मेरा मन कहता है कि आज अगले 15-16 घंटों के बाद वो बहुत मारेगा। लोग कहते हैं जी उसके 15 जहाज़ गिर गए, 16 जहाज़, उसको क्या फ़र्क पड़ता है? वो प्रतिदिन 1 लड़ाकू विमान बनाता है। दुनिया के किसी देश में ये क्षमता नहीं है, जो अमेरिका के पास है। तो यही चीज़ है। और फिर उसकी इंडस्ट्री, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, वो तो बड़े खुश हैं। वो तो कहते हैं रोज़ जंग होना चाहिए ताकि हमारे हथियार बने। और अमेरिका ने अगर ठोक दिया ना ईरान को, जैसा वो करेगा, उसके जो हथियार हैं, बने हुए हथियार, वो दुनिया में बहुत लोकप्रिय हो जाएँगे। बहुत लोग नहीं उनको सर, जब खरीदेंगे। जो धमकी दी गई है ट्रम्प की तरफ से तो ये चर्चाएँ तो हो रही हैं, आपने बताया कि कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास जो आई है वो बेहद चिंताजनक भी हैं। लेकिन पहला टारगेट क्या होगा? खार्क द्वीप होगा पहला टारगेट ट्रम्प का? नहीं, नहीं, सबसे पहले वो बराबर करेगा। पहले तेहरान को बिल्कुल खत्म कर देगा। एक बिल्डिंग खड़ी नहीं रहेगी, जो गाज़ा में किया था। गाज़ा में एक बिल्डिंग अच्छा। खड़ी नहीं है, ऐसा सब तोड़ दिया उसने। तेहरान पे और साइमल्टेनियसली खर्क पे करेगा और वो नेतान्ज़ जो उनका न्यूक्लियर है वहाँ पर करेगा। अब कहना कि पिछले साल उसने कहा था कि मैंने उनको खत्म कर दिया न्यूक्लियर को, लेकिन क्या वो गलत कह रहा था? ये सब बेकार की बातें हैं। फैक्ट इज़ वो करेगा, नेतान्ज़ पे भी मरेगा, वो आप देखेंगे कि फ़ोर्दो जो उनका दूसरा न्यूक्लियर है वहाँ पे भी ठोकेगा, तेहरान में भी ठोकेगा और फिर खर्क आइलैंड पे ठोकेगा। एक चीज़ और याद करिए बेटा, ये ट्रंप बहुत नाराज़ था जब उसने कहा कि किसी ने ये इन्फॉर्मेशन लीक कर दी थी। हमारे 2 जो पायलट्स थे, उनको बेल आउट करना पड़ा था क्योंकि उनके जहाज़ 1 या 2 जहाज़ों को नष्ट कर दिया था। तो एक को तो ये वापस ले आए थे और व्हाइट हाउस में किसी ने कहा अब एक दूसरा भी है वहाँ पर। ट्रंप बहुत नाराज़ था कि ये कहने की ज़रूरत क्या है? ईरानी तो फुदक पड़े कि अरे पकड़ के लाओ उसको। और फिर ईरानियों ने बोला कि हम $60,000 देंगे उस व्यक्ति को जो इसको पकड़ के लाता है। तो पैसे का लालच देने की क्या ज़रूरत है? आप तो अल्लाह की संतान हैं, आप तो अल्लाह के लिए लड़ते हैं, तो ये अल्लाह के सिपाही पैसा क्यों लेते हैं?
ये चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण है, यानी आपको अपने लोगों पर भरोसा नहीं है। हो सकता है कि वो अगर पकड़ भी लेते उसको छोड़ देते, क्योंकि अमेरिका कहीं ज़्यादा पैसे दे सकता है अगर पैसे की बात है। तो अमेरिका ने एक बहुत ज़बरदस्त ऑपरेशन करके उसको निकाल लिया और वो अब मिल चुका है अपने परिवार के साथ जो मुझे बताया गया, तो ठीक-ठाक है। चोट लगी है लेकिन जीवित है। उसको बाहर लाना एक बहुत बड़ा सक्सेस था। अब बीच में उनके 2 जहाज़ कहीं पे लैंड किए थे, तो वहाँ धँस गए थे ज़मीन में, नरम ज़मीन थी। तो ईरान उसकी फ़ोटोएँ लेके, देखो जी हमने मार दिया इन जहाज़ों को, ये सब बेकार की बातें होती हैं। अमेरिका ने उन दोनों जहाज़ों को उड़ा दिया था। ओबामा बिन लादेन को जब उन्होंने पकड़ा था, ओसामा बिन लादेन को जब उन्होंने ठोका था अ, पाकिस्तान में, तो भी उनका एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर जो है वहाँ पर क्षतिग्रस्त हो गया था। उन्होंने उसको उड़ा दिया था। तो ओसामा बिन लादेन साहब जो हैं, वो भी मारे गए थे। और मेरा मानना है खमेनेई को मार दिया, इसको मार दिया, उसको मार दिया। तो लोग बड़ी बात करते हैं, उसका मोज़ेक डिफेंस है, आप एक को मार दोगे, दूसरा आएगा, तीसरा, ये सब बेकार की बातें हैं। जब मार पड़ती है और सब लाइन पे आ जाते हैं और उसने ये प्लान बनाया, मैंने ये प्लान बनाया। बेटा जंग में तो मैंने देखा है ना नज़दीक से, आप प्लान बनाओ, दुश्मन प्लान बनाता है, पहला कॉन्टैक्ट होता है, दोनों के प्लान कूड़ेदान में जाते हैं। आपको क्या पता वो क्या करेगा, उसको क्या पता आप क्या करेंगे। आप जितने मर्ज़ी अपने प्लान बनाते रहिए, कोई फ़ायदा नहीं है। सो बॉटम लाइन, आज रात हाँ। पीएम साहब ने भी एक कहा था, आपको याद है हमारे एक पायलट को जिहादिस्तान ने पकड़ लिया था, उसके जहाज़ भी गिर गया था, लेकिन वो गया था इनटू हुँ, पाकिस्तानी टेरर, अभिनंदन उसका नाम था उस अभिनंदन। लड़के, हाँ। और उसको छोड़ दिया था। क्यों छोड़ा था? पहले तो बड़ी-बड़ी बातें, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। फिर पीएम साहब ने संबोधित करते हुए एक सभा को कहा था कि अगर ये ना छोड़ते उसको, तो उनके लिए कत्ल की रात होनी थी। हुँ। और सदियों तक वो कहते कि मोदी ने बहुत मारा था। मुझे याद है उनके शब्द। तो सर ये चीज़ें, बिल्कुल। और अभी ट्रंप ने भी जो कहा है कि ये पूरी दुनिया का और अब तक के इतिहास का सबसे मुश्किल और सबसे कठिन रेस्क्यू था जो किया गया है। और ज़ाहिर-सी बात है अमेरिका ने ये दिखाया है कि उसकी ताकत क्या है। दुश्मन देश को पता है कि उसके यहाँ पर एक द दुश्मन देश का एक सैनिक फँसा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी उसे निकालना और ईरान की हिम्मत तक नहीं हो पाई। लेकिन सर ये ना हाँ। चाणक्य ने एक चीज़ कही थी जो मैं हमेशा याद रखता हूँ। भले ही 2400 साल हो गए। उसने कहा कि जब 2 देशों के बीच में, या अगर आपने किसी से भिड़ना है, पहले अपनी ताकत समझो, फिर उसकी ताकत समझो। और आपकी आपकी ताकत उतनी नहीं है कि आप हुँ, अकेले में भिड़ जाओ, तो फिर अपने दोस्तों को भी बुलाओ। ईरान का कोई दोस्त नहीं है जो लड़ने को तैयार है। खाड़ी देशों के तो बहुत दोस्त हैं जो आते हैं। भई हम दोस्त हैं कि हम ये नहीं कि हम लड़ेंगे, तेल लेते हैं, ऊर्जा लेते हैं, रेमिटेंसेस आती हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, 1 करोड़ भारतवासी खाड़ी में काम करते हैं। 30-40 बिलियन डॉलर वो हर साल रेमिट करते हैं। मैं ऊर्जा वहाँ से लेता हूँ। ईरान से मैं क्या लेता हूँ? तो ये सब बड़ी हुँ। अच्छी हैं। एक होता है सर दिल से कहना, इमोशनल फीलिंग, दूसरा होता है आपका मन क्या कहता है। तो मन तो साफ यही कहेगा कि आप इज़राइल ने कभी ऐसा कुछ नहीं किया कि मुझे नुकसान हो, ईरान ने कई बार किया है। यहाँ तक कि जब कारगिल का जंग हुआ था, या हमने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, या 370 को हटाया था, या वो तो फुदकता है, कश्मीरियों पे जी, मुसलमानों पे बड़े ज़ुल्म हो रहे हैं। हर चीज़ में ये लोग धर्म लाते हैं। यही इनकी कमज़ोरी है, यही इस्लाम को बर्बाद करेगा। हर चीज़ में धर्म, हर चीज़ में धर्म। हमने ये नहीं करते। तो ये एक बहुत कमज़ोरी है इन देशों की, और सर ये आपने इसी हाँ। इसी के कारण इनको तकलीफ होगी। हाँ, आपने एक महत्वपूर्ण बात कही कि तेहरान की जो भी तेहरान को पूरी तरीके से ज़मींदोज़ कर दिया जाएगा। सारी इमारतें मिट्टी में मिल जाएँगी। ऐसा होगा तो फिर सर हज़ारों लाखें मौतें भी होने वाली हैं। और फिर ईरान ऐसी सिचुएशन में क्या करेगा? क्या कुछ नहीं, ईरान जब ये जान रहा है कि इज़राइल और अमेरिका उससे ज़्यादा कई गुना ज़्यादा ताकतवर हैं, उसके बावजूद भी अगर वो पीछे नहीं हट रहा तो क्या पर्दे के पीछे रूस और चीन का भी कुछ खेल है? और ईरान क्या करेगा अब इसके सामने? रूस और चीन उसको सामग्री देंगे, असला देंगे। क्यों? क्या इस्लाम से मोहब्बत करते हैं? रूस तो नफ़रत करता है, चीन तो नफ़रत करता है, कितने उइगुर बंद कर रखे। वो अमेरिका को कमज़ोर करना चाहते हैं। चीन कहता है, जितने अमेरिका के वॉरशिप्स, जो पानी में जहाज़ होते हैं, लड़ाकू वॉरशिप जो हैं जहाज़ उसके पानी के, जितने मेरे को छोड़ के, साउथ चाइना सी को छोड़ के मिडल ईस्ट में चले जाएँ, मैं तो बड़ा खुश हूँ। अमेरिका को कमज़ोर करो। यूक्रेन में अमेरिका क्या चाहता है? उसको यूक्रेनियन से कोई मोहब्बत नहीं है। कल को सारे यूक्रेनियन मर जाएँ तो अमेरिका, डोनाल्ड ट्रम्प बोलेगा, यार चलो नाश्ते के लिए क्या खिला रहे हो?
उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, पर रूस को कमजोर करने का एक तरीका है। अब इन दोनों के बीच में समझौता क्या होगा, और बलि के बकरी होंगी ईरान और यूक्रेन। समझौता ये है, देख टाइगर, तू यूक्रेन खा जा, मैं शोर मचाऊंगा पब्लिकली, ताकि आदर्श तिवारी साहब के पॉडकास्ट पर एम्बेसडर दीपक बोरा कुछ कह सके। मैं वो जरूर शोर मचाऊंगा, लेकिन प्राइवेटली ले जाया तू, ले जा, मुसीबत है मेरी, हटा मेरे पीठ से, उतार इस जानवर को। और जहां तक ईरान का सवाल है, तो रूस बोलेगा देख भाई मैं भी फंसा हुआ हूं उनके साथ, और मैंने भी कुछ वादे किए थे उनको, अब तू खत्म कर उनको, और वो सारे वादे टूट जाएंगे, फिर तू और मैं बैठ के चाय पियेंगे। ये डील होने वाली है, बलि का बकरा ईरान एंड यूक्रेन, नहीं तो इनको कोई दिलचस्पी नहीं। ये मानव श्रृंखला वाला जो फॉर्मूला ईरान निकाल रहा है, ये क्या कोई काम कर पाएगा? क्या ट्रंप उसके आगे हमले रोकेंगे? क्या 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 फॉर्मूला जो निकाल रहा है? जो ह्यूमन चेन, मानव श्रृंखला जो बनाने की हाँ वो बात करी जा रही है ईरान की सवाल तरफ ही से। पैदा, सवाल ही पैदा क्यों कर रहा है? डर रहा है ना। आपके कहाँ गए वो रेवोल्यूशनरी गार्ड वाले आपके? अब बाय द वे बेटा, वो ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर नहीं है, वो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है। जब वो जो था ना एक वो रुहल्ला खोमेनी जिसने शाह ईरान को भगाया, तो मैं तो वहीं था 79 में। लोगों ने कहा कि ईरान में क्रांति हुई है, कहता बिल्कुल नहीं, इस्लाम में क्रांति हुई है। अब हम सारी दुनिया को इस्लामिक बनाएंगे। शुरुआत पता है किससे करेंगे? उस देश का नाम आपने सुना होगा, भारत। गजवा हिंद की बात करता था, एक कमीना आदमी था। हम तो बड़ा मौलाना मौलाना मौला आयातुल्ला फयातुल्ला बकवास करते हैं हम लोग। तो ये बेसिक चीज ये है कि इन लोगों पे 2011 में अरब स्प्रिंग हुआ था, उस वक्त ही बोला ये अरब स्प्रिंग नहीं है, इस्लामिक स्प्रिंग है। फिर से दुनिया को हम मुसलमान बनाए। क्यों भाई, तू कौन है, चौधरी है? तो ये चीजें अगर आप ध्यान में रखें कि ईरान ने बहुत कोशिश किया हमारे अंदरूनी मामले में दखल देने की, जबकि इजराइल ने हमारा समर्थन किया था कारगिल की सर, लड़ाई। कल एक बड़ी दिलचस्प खबर निकल कर सामने आई जो पूरी दुनिया ने देखी। यही ईरान के जो मुल्ला सरकार है, जो ट्रंप को या फिर कहती है यहूदियों को हम रहने नहीं देंगे, उन्हें जीने का अधिकार नहीं है, जो दिन रात गालियां देती है, उसी लारीजानी की बेटी अमेरिका में थी। और और उसकी सुलेमानी की हाँ, उसकी भतीजी अमेरिका में थी। ग्रीन कार्ड उनके रद्द किए गए। सुलेमानी ये की बेटी ना, हाँ, उसकी बेटी और पोती, और ये जो लारी जानी है इसकी पत्नी थी वहां। बेटा बात मैं बता देता हूँ, सही 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 बिल्कुल। मैं तो गया हूं ना उस एरिया में, 20 साल रहा हूँ खाड़ी के इलाके में। जितने वहां पर देश हैं, जितने अमीर लोग अफोर्ड कर सकते हैं, सबके बच्चे अमेरिका में। भारत में क्या अलग है बेटा? मौका मिलता है वहां भेज देते हैं। अगर आपको चुनना पड़े आदर्श तिवारी साहब, मुझे ये बताइए, मान लीजिए किसी कारण आपको भारत को छोड़ के किसी और देश में जाके बसना है, अमेरिका पसंद करेंगे या ईरान? फैसला कर बिल्कुल सर, लीजिए। अमेरिका। इसीलिए ये लोग अपने बच्चों को वहां पे, ये वही है जो जिहादिस्तान है हमारा पड़ोसी, वो भी हम मर जाएंगे मिट जाएंगे, जड़ो जाओ लड़ो। अच्छा भाई आपके बच्चे का, अरे वो तो अमेरिका में है, उनको भेजो ना मरने के लिए। आप आत्मघाती हमलावर बाकी गरीबों को क्यों बुलाते हो? उसको 10,000 रुपए दिए, बोला अपने आप को उड़ा दे और दो चार को साथ ले जा। खुद क्यों नहीं जाते हो भाई? अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे। दोगलापन है इन लोगों, हिपोक्रेसी इसको कहते हैं। हिपोक्रेसी जो इन लोगों की है, चाणक्य ने ये कहा था, जो बुरा आदमी है वो खतरनाक है, लेकिन जो बुरा आदमी है और दोगला भी है, हिपोक्रेट भी है, वो सबसे खतरनाक है। उससे दूर मतलब रहो। बड़ा गजब सीन है सर, इस्लाम का भी और ईरान का भी, कि खुद के देश में अगर कोई बुरके से नीचे कोई जीन्स पैंट में भी नजर आ जाए तो उसे सूली पर चढ़ा देना है। और खुद की बेटी किस तरीके से कपड़ों में अमेरिका में घूम रही है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रही हैं। लेकिन सर, इन सब के बीच में अब सबसे बड़ा संकट फिर पूरी दुनिया पर हॉर्मोज की खाड़ी को लेकर आ गया है। अगर ये युद्ध बढ़ा तो जाहिर सी बात है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज फिर से और ज्यादा प्रभावित होगा। और वो तो फिर बंद हो चुका है। हाँ, तो फिर सर, क्या इम्पैक्ट आगे आने वाले कुछ महीनों को लेकर भी पूरी दुनिया पर पड़ेंगे? ये कुछ महीनों तक बंद नहीं रहेगा, क्योंकि अभी जो यूके के फॉरेन सेक्रेटरी ने एक मीटिंग कन्वीन की थी, वर्चुअल मीटिंग, हमने भी भाग लिया, तो हमने कहा उसको खोलना है। और जो हाँ, फाइनल वहां पे अग्रीमेंट था कि किसी भी कीमत पर खोलना है। इसका क्या मतलब? कि टाइगर मान जा, नहीं मानेगा तो ठोकूंगा। और अब जो 10 पॉइंट प्लान उसने दिया है, उसमें तो इसने कहा है कि ये हो जाए ये हो जाए, मैं चुंगी लूंगा, रिपरेशन नहीं होनी चाहिए, मुझ पे कोई हमला नहीं करेगा, मैं बड़ा अच्छा बच्चा बन के नेबरहुड में रहूंगा। ये कौन गारंटी देगा कि आपके ऊपर कोई हमला नहीं करेगा अगले 1000 साल तक? ये तो आपके व्यवहार पे डिपेंड करता है ना कि जी मुझे गारंटी चाहिए, मैं जो करूं करूं, आप मुझ पे हमला नहीं करेंगे। ये कहा नॉनसेंस, तो कोई इसको स्वीकार नहीं करेगा बेटा।
मौला ओके? सर, आपके आपके ये दशकों के अनुभव के आधार पर मैं चाहूँगा हमारे दर्शकों को ये ज़रूर बताइए कि अगले 72 घंटों में दुनिया का नक्शा और पावर बैलेंस कितना बदल जाएगा? बिल्कुल नहीं बदलेगा। जो अभी है पावर बैलेंस वही रहेगा। अमेरिका के हुँ, पास रहेगा, इज़राइल के पास रहेगा, मिडल ईस्ट के देशों के पास रहेगा, भारत की ताकत बरकरार रहेगी। नुकसान होगा ईरान को और 2-4 जो इस्लामिक समुदाय के जो बहुत फुदकते हैं जैसे जिहादिस्तान, वो उनको नुकसान होगा, उनकी छवि बिल्कुल खत्म हो जाएगी। कोई कुछ नहीं करेगा ईरान की मदद करने के लिए। क्यों? वो भिड़ेंगे अमेरिका के साथ। अमेरिका का गुस्सा कहीं उन पे आ गया। देखा वेनेजुएला में क्या-क्या उठा लाए थे उसको। दुनिया ने क्या बोला? चीन के हाँ, स्टेटमेंट्स पढ़िए, रूस के पढ़िए। अरे गंदे बच्चे, क्या कर रहे हो? क्यों उठा लाए हो? अच्छा चलो उठा लाए हो कोई बात नहीं, अगली बार मत लाना। कौन परवाह करता है किसी और की? ये ना बड़ी कठोर दुनिया है। मेरा कोई वाइटल इंटरेस्ट अमेरिका का नहीं था, रूस का हुँ, कोई नहीं था, चीन का कोई नहीं था। अमेरिका का वाइटल इंटरेस्ट मान लीजिएगा कि जिहादिस्तान में नहीं है। रूस का और चीन का वेनेजुएला में नहीं था, तो उठा लाया तो उठा लाया। उसमें कौन-सी बड़ी बात है? उनके लिए। हुँ, ऊपर से पब्लिकली सब कुछ बोलो, ये। तो अभी भी जब मैं सुनता हूँ ये जो मुल्ले ईरान के हैं, "ओ जी, ट्रम्प तो गुंडा है, उन्होंने इतने लोग मार दिए, बदमाश है।" मैं कहा और कितनी गाली देनी है? 4-6 तो मैं भी सुना देता हूँ उसको। उसके बाद क्या होगा? गाली देने से वो रुक जाएगा कि और भड़केगा? चाणक्य की एक चीज़ फिर से मुझे याद आई। बेटा मेरी टेबल पे तो उसकी सारी किताबें पड़ी रहती हैं। आप पढ़ते हैं, हाँ। चाणक्य नीति भी है, अर्थशास्त्र भी है। एक चीज़ कही थी, "दरवाज़ा भले ही बंद करो, खिड़की खुली रखो।" क्या मालूम हुँ, कब आपको उनसे संपर्क करना हो। ये बड़ा होशियार आदमी था। दुनिया बिल्कुल। का नंबर 1 जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट। हाँ, बात सर तो ये करो। हाँ, ये जियोग्राफिकल चेंज भी कुछ आप देख रहे हैं क्या? क्योंकि आपने एक बार संकेत दिया था हमारे पॉडकास्ट में कि कुछ चेंजेस हो सकते हैं पूरी दुनिया देखिए में अगर बॉर्डर ऐसा रहा तो? बदलेंगे। लेबनान का तो वो खा गया हिस्सा, हाँ, क्योंकि अब वो ग्रेटर इज़राइल की तरफ जा रहा है। वो गोलन हाइट्स जो सीरिया के थे वो भी खा गया। शायद इजिप्ट फुदकेगा तो वो साइनाई पेनिनसुला पहले भी उसने ले लिया था, बाद में लौटाया था, वो भी खा जाएगा। उसको चाहिए कि मेरे साथ मैं छोटा-सा देश हूँ, मेरे इर्द-गिर्द जो है मुझे शांति चाहिए। फिर ये गाज़ा की जो बात कर रहे हैं ट्रम्प साहब कि मैं रिविएरा बनाऊँ, वो बनेगा। आजकल तो गाज़ा पीस प्लान थोड़ा शांत हो गया है क्योंकि ईरान के साथ आज उनकी अटेंशन डाइवर्ट हो गई। लेकिन वो बनाएगा सर, वो ज़रूर बनाएगा, वो धंधे हुँ, वाला है। उसको हाँ, धरती चाहिए, रियल एस्टेट, वो मिल गया। और ईरान में भी अब ये नया शुरू करेगा कि आप लोग शांत हो जाओ और मैं ईरान में भी एक बहुत इसको बहुत खुशहाल देश बना दूँगा। जब शाह का टाइम था, प्रतिदिन डायरेक्ट फ्लाइट होती थी तेहरान से टेल अवीव। अमीर हुँ, ईरानी नौजवान आपकी उम्र के उसमें बैठ के जाते थे टेल अवीव शराब पीने और अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ जो करते हैं वो करने के लिए। ये थी कहानी उस समय। हाँ, फिर ये मुल्ला तो लोग आए और सब बदल गया। तो दोस्ती उनके लोगों के आपस में नहीं है। ये तो हाँ, मुल्लों लोगों ने बकवास कर रखी है, उनको नाराज़ कर रखा है। और जो आते हैं कहने डेथ टू अमेरिका, मुर्दाबाद, ज़िंदाबाद जो भी बकवास करते हैं ईरानियन, उसको पूछो कि सही मायने में तू जा रहा है लड़ने इज़राइल से? शहीद होने के लिए? कहता मैं क्यों जाऊँ? मैं तो यहाँ नारेबाज़ी करूँगा, बाकी जो हो जाने दो।